नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से डिस्कशन का। हाँ जी, एक्ट्स चल रहे हैं डिस्कशन के लिए। होल्ड करिए। एक मिनट साथियों, ये विंडोज ने क्या है, थोड़ा सा दुखी कर रखा है। तो मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपकी क्लास का कंटेंट ले रहा हूं। ये एन मोमेंट पे इश्यू खड़ा कर देता है यार। अंकित 10 2 डाउन का एमपी में लॉकडाउन। बढ़िया है, तो बढ़िया पढ़ाई करोगे आप। हाँ, आज किसके सपने में आ गए भैया हम? शमशेर पाठक के सपने में आए थे। भाई साहब, क्या हो रहा है ये? सुरक्षित नहीं है मामला, मतलब हमारे लिए है। सपनों में आने लग रहे हैं। आपसे बातें कहां हो सकती हैं भैया, यहां बतियाओ ना। श्याम सिंह, यहीं बतियाओ यार, क्या बतियाना है तुम्हें, बताओ। बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। अच्छा, राधे श्याम जी, हमसे मिलना चाहते हैं आप? हाँ, पल्लवी वहां पे बेटा प्योरिटी बताता है, गोल्ड के केस में। हाँ, अंकित आनंद के भी सपने में आए थे। भाई साहब, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जीवन में हमने इतना तहलका मचा रखा है सबके कि बच्चे जो हैं उनके सपनों में आ रहे हैं। हम इतना इतना देर तक बच्चे हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। सपने में आके मैं ये तो नहीं कहता कि बेटा अंकित 10 लगाओ तभी जाकर के सारा काम होगा, ऐसी तो कोई बातचीत नहीं चल रही है। पता चल रहा हो कि मैं वहां पे कहने लग रहा हूँ कि बेटा देखो, बात ऐसी है कि पहले अंकित 10 लगाओगे तब जाकर के मतलब मीनिंग बढ़ेगा, नहीं तो कोई सेटिंग वाली बात है नहीं। अच्छा, प्यारे दोस्तों कहता हूं बस मैं। हाँ प्रीति, सही कह रही हो, पर ये सुनते ही नहीं है अनअकैडमी वाले, क्या करें। बिल्कुल विदुषी, बहुत सारा आशीर्वाद। रवि राजभर, बहुत सारा आशीर्वाद भैया, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको, है ना। तो सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए तो है। एक दिन ऐसा ना करें, हम बतियाने का टाइम रख लें एक दिन कि भाई आज का टाइम केवल बतियाने के लिए रिजर्व है। एक दिन ऐसा परफेक्ट टाइम से निकाला जाए कि भाई आज जो है बतियाने का टाइम रखा गया है, मजा ही आ जाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, शुरू कर दें अब। इजाजत हो आप लोगों की तो शुरू कर दें, एक बार थम्स अप कर दो। चलो तो साहब, लेट्स बिगिन। अजय मीणा भी कुछ लिख रहे हैं। सब बड़ा सारा जब कुछ लिख के भेजते हैं तो लोग लगता है कि पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त लेकर ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से।
अरे भाई साहब, ये तो लाइन भी कॉपी मार दी है। ये भी सही है। हमारे ना टीचर्स डे पे ऐसा हुआ करता था, बच्चे जो है मिमिक्री किया करते थे हमारी क्लास में कि सर आप आते हैं क्लास में। मेरे क्या, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने पढ़ाता था तो हाथ में मार्कर होता था मेरे, और हाथ में मार्कर जाते ही सबसे पहले टेबल पर बजाता था उसको, ठक ठक ठक। फिर बोर्ड पर जाके बजाता था, तो बच्चों को ऐसी आदत हो गई, सर आ गए तो ठक ठक ठक, ये बजने की आदत हो जाएगी। तो ये कुछ आदतें हैं जो टीचर को याद, मतलब यादगार बना देती हैं बच्चों के लिए, है ना। चलो वेरी गुड। तो थोड़ा सा विज्ञापन का समय है, इट्स विज्ञापन टाइम। और विज्ञापन टाइम में सबसे बड़ी बात तो यही है, मेरा रेफरल कोड अंकित 10, 10% डिस्काउंट फॉर ऑल सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे यूपीएससी हो या एसएससी, हर जगह पर 10% डिस्काउंट। साथियों, यूपीएससी में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर आया हुआ है 14 अप्रैल तक के लिए। ऑफर क्या है, अगर आप वो सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। ऑफर ये है, यदि आप अनअकैडमी पर 14 अप्रैल से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी अब आपको उपलब्ध करवा रहा है कंटेंट के रूप में किताबें भी, और विशेष रूप से अनअकैडमी के टाइप किए हुए नोट्स, जिन नोट्स की कीमत मार्केट वैल्यू ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए है, वो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ में हार्ड कॉपी दी जा रही है। मतलब अब तक क्या होता था कि अनअकैडमी की जो किताबें होती थी, मतलब वो ऑनलाइन में पूरा स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में आता था। अब आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अनअकैडमी हार्ड कॉपी भी भेजेगी, यानी कि अपने नोट्स पूरे की पूरे कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ये ऑफर उन विद्यार्थियों के लिए है, अदरवाइज भविष्य में इसके लिए भी फीस आ जाएगी। मतलब इसके लिए भी फिर मतलब सब्सक्रिप्शन ऑफर आया करेंगे कि अगर अनअकैडमी का कंटेंट परचेज करना है तो बिल्कुल जैसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो आएगा औरों के लिए भी, लेकिन फिर उनके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। तो ये हर बार के अलग अलग ऑफर होते हैं। जैसे रिसेंटली यूपीएससी में ऑफर आया हुआ था, जिन्होंने 31 मार्च तक परचेज किया उन्हें 2 महीने का, 4 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड मिल गया। अभी 14 अप्रैल तक का ऑफर ये है कि यदि किसी ने परचेज किया तो पूरा यूपीएससी का कंटेंट, जिसकी मतलब लमसम कीमत भविष्य में भी 10,000 रुपए रहेगी कम से कम, वो सारी की सारी चीजें आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में दे दी जाएंगी। तो 14 अप्रैल से पहले अगर आप ट्राई कर लेते हैं, भविष्य में अगर आप उस कंटेंट को परचेज करना चाहेंगे, इसमें सारे टॉप एडुकेटर्स के नोट्स का कंपाइलेशन पूरा प्रोसेस के साथ में एक एक चीज, यानी कि इवन मटेरियल भी पूरी तरह से करंट के द्वारा अपडेटेड, वो पूरा मटेरियल आपको उपलब्ध करवाएगा अनअकैडमी, आप अगर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं 14 अप्रैल से पहले पहले। और अंकित कहने लगाते हैं तो 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, साथ में यदि आप स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। बात करें एसएससी वालों की, तो एसएससी वालों के लिए इन दिनों ऑफर चल रहा है इस वीकेंड तक, और वो ये है, यदि इस वीकेंड तक वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें 2 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल के साथ साथ। ठीक है ना। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं यहां से आगे आप लोगों के सामने। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा है, आइए और पढ़ाई शुरू करिए। पूछा जा रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे सवाल आप लोगों को बहुत ही सिंसियरली करने हैं, और करने का अर्थ ये है, जब आप इन सवालों को सॉल्व करें, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा। हाँ जी, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें पूछा जा रहा है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। मतलब क्या हुआ कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनती थी, उस काउंसिल में अब एक व्यक्ति वो भी शामिल कर दिया गया जो कि नॉन गवर्नमेंटल था। नॉन गवर्नमेंटल का मतलब हुआ जो इंडियन हुआ करता था, वो शामिल कर दिया। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। ये थोड़ा सा सवाल पॉइंट ही बहुत ज्यादा लेंदी है, मैं इसको समझा देता हूं। मेंबर्स वर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शन एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल विच वर प्लेस्ड बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति नॉमिनेटेड थे, उनके द्वारा जो कार्य गवर्नर जनरल को करने के लिए कहे जाते थे, प्रपोज किए जाते थे, वो पूरे गवर्नर जनरल के ऊपर छोड़ दिए गए। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, और गवर्नर जनरल के पास से जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो ले ली गई। कौन सा कथन यहां पर सही है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं रही, ये सवाल पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस से आंसर करिएगा, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से बताइए।
कॉमन सेंस से सवाल हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही आसान सवाल था ये। क्यों था भाई ये आसान सवाल, बताइए, किस आधार पर आपने इस सवाल को सॉल्व किया, थोड़ा सा मुझे भी बताइए, क्या टेक्निक लगाई आपने, थर्ड नंबर को पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया? बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, गवर्नर जनरल का पद तो ये मरते नंबर तक नहीं छोड़ रहे थे सर। गवर्नर जनरल का पद तो ऐसा था कि जब ये इंडिया को छोड़ के जा रहे थे ना सर, तब भी नहीं छोड़ रहे थे, ये उस समय भी कह रहे थे कि हमको थोड़ी पावर दे दो, हम काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बोले सर इस चीज को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ये समझते हुए। क्लियर है? उम्मीद है सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कि 1861 क्या चीज लेकर के आया था, तो यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर मेरे प्यारे साथियों, जो वायसराय की काउंसिल होती थी ना, जो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसमें मिनिमम 6 और अधिकतम 12 नंबर ऐसे डाल दिए गए जो कि नॉमिनेटेड होते थे, और इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से हाफ ऐसे मेंबर रखे गए जो नॉन गवर्नमेंटल होते थे। ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंटल मतलब हुआ जो कि प्रशासनिक कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जब लॉ बनेगा तो अपनी तरफ से सलाह दे देंगे कि सर हम लोग जो है ना इस तरह की सलाह देना चाहते हैं। ठीक है ना, ये कार्य मेरे प्यारे साथियों यहां पर करके, मतलब ये 1861 में एक प्रकार से इंडियंस की एंट्री कर दी गई थी, इस बात को आप ऐसे समझ करके चलिएगा। ठीक है ना, वायसराय को कहा गया कि जो भी भारतीय हैं वो अब कोई मतलब आपके पास कोई कार्य बताएं करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो राज्य सचिव का पद बिठा रहे हैं ना केंद्र में, उससे परमिशन लेना जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की कुछ चीजें थी जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर लाई गई थी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही वेरी मच सिंपल टाइप की चीज है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने, पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, पहले ईमानदारी से बताओ, अदरवाइज ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा दुखाने वाली हैं, फिर लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। पढ़ के आए होगे तब जाकर के थोड़ा बहुत फील आएगा। हाँ भाई, पढ़ के आए हो ना, चलो बहुत बढ़िया। बताइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवा दिया है? हाँ भाई, है जबरदस्त सवाल। अभी अभी मैंने जो आपको चीजें बताई उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एक्चुअली साथियों, आज एक मैं बहुत जबरदस्त टाइटल डील करने वाला हूं शाम को 7 बजे। अगर आप लोग उसमें उपस्थित हो तो पहुंचिएगा 7:30 बजे, जो हम 2.0 पर इशू लेते हैं, उसी का जस्ट अभी थंबनेल फाइनल किया है। उसमें है कि क्यों वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है। आज एक बहुत जबरदस्त टाइटल में सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि कोरोना वैक्सीन लग तो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सही भी है कि केवल प्लेसिबो लगाया जा रहा है ना, पता चल रहा है कोई फर्जी वैक्सीन का सिस्टम तो नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो आज शाम को 7:30 बजे अपन लोग इस टाइटल को डिस्कस करेंगे, अभी उसका ही मैंने थंबनेल फाइनल किया है ना। चलिए, तो मुद्दा क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इससे जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आप लोगों को यह चीज पढ़ाई थी कि 1861 जो है उसी में 6 की जगह काउंसिल में मेंबर 6 से लेके 12 तक नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो हैं उनको लिया गया था। ठीक है ना, चलिए, तो ये आज देखिएगा, इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली इस बात को समझाएंगे, सही है गलत है, ये सारी बातें आज आपको पता चलेंगी। ठीक है ना, और इतनी अच्छी बातें भी सिखाऊंगा आज मैं कि इसमें आप लोगों को यूट्यूब चैनल है ना अपना वाईफाई स्टडी 2.0, उस पर ही है शाम 7:30 बजे। अपने परिवार वालों को भी कहिएगा कि वो देखें ताकि वो जाके वैक्सीन लगवाने के बारे में विचार कर सकें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1861 के भारतीय परिषद काउंसिल द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, ये तो बातों से क्लियर हो गया है। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी प्रक्रिया आरंभ करने का प्रयास था। यानी कि इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ही, जो 1833 में आया था, जिसे मैकाले समिति कहते हैं, मैकाले के टाइम पर आया था, इनमें से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा यह कहा गया कि बताइए कि हम यहां पर मतलब एक प्रकार से सिविल सर्विसेज को इनिशिएट करना चाह रहे हैं एज एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है साथियों, तो ये चीज आपको समझनी है और समझ करके आंसर देना है। मैं एक चीज आपको यहां पर कंफर्म कर देना चाहता हूं, सर्टेन एडिशन नॉन ऑफिशियल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल
फॉर द फर्स्ट टाइम किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन कराया गया? इसमें क्या लिखा जा रहा है? लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन काउंसिल। हाँ, फर्स्ट टाइम। ठीक है। हाँ भाई, दोनों कथनों को आप ध्यान से पढ़ लेना और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अल्टीमेट चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। बताइए, शुरू करें? अल्टीमेट चीज है, दोनों में अल्टीमेट चीज है। जिनका भी आंसर गलत हुआ है उनका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा अभी आप लोगों को। क्या हुआ है, मैंने इसीलिए आपसे कहा, असल में क्या है ना साथियों, इन दोनों कथनों को इसीलिए मैंने आपके सामने दोबारा दोबारा पढ़ा। क्या पढ़ा? कि सर 1861 में आपने अभी हाल कहा, क्या कहा? कि 1861 के अंदर लोग जो हैं उनकी एंट्री करवाई गई नॉन ऑफिशियल्स की। तो सर इस हिसाब से तो नॉन ऑफिशियल की एंट्री 1861 में हुई है, आप ही ने कहा। हाँ, मैंने कहा ठीक बात है। तो फिर सर एक बात बताइए, आपने यहां पर मना क्यों कर दिया? पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत साथियों 1861 में तो यह संख्या मिनिमम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। मिनिमम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। इंडियन का रिप्रेजेंटेशन 1853 में ही आ चुका था। इंडियन का रिप्रेजेंटेशन 1853 में ही आ चुका था। 1813, 1833, 1853, तो 1853 में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन आ चुका था। नंबर फिक्स कर दिए गए। कब फिक्स कर दिए गए? जी हां, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। दूसरा, खुली प्रतियोगी परीक्षा आरंभ करने के लिए इनिशिएट एन ऑप्शन, इसमें क्या हुआ? एन अटेम्प्ट टू इनिशिएट एन ओपन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। परीक्षा नहीं हो रही थी, सेलेक्ट करने की बात चल रही थी। मतलब ये फलाने सिंह के बेटे हैं, इन्हें आईएएस ऑफिसर बना दो, ये इसके परिवार से हैं, इन्हें आईएएस ऑफिसर बना दो। परीक्षा की बात नहीं हो रही थी, सिलेक्शन प्रोसीजर ये नहीं था। आप जमींदार के घर से हो तो जमींदार से हो तो चलो भाई, बढ़िया जमींदार हैं इनके पिताजी, इनको सिविल सर्वेंट बना दो। क्या आपको बात समझ में आ गई? ओपन सिलेक्शन प्रोसीजर था ये, ओपन सिलेक्शन प्रोसीजर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ यहां पर, ठीक है ना। तो कंपटीशन, लेकिन इसका फिर रिजेक्ट कर दिया गया। इसको फिर 1853 में जाकर के फिर यह कहा गया कि चलिए हम स्वीकार कर लेते हैं। 1853 में एग्जाम हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द राइट टू रूल इंडिया वॉज हैंडेड ओवर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? हाँ भाई, कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसके अंतर्गत अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट राइट टू रूल इंडिया वॉज हैंडेड ओवर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस सवाल को गलत करेगा, क्योंकि इतनी बार अब तक इस सवाल के बारे में चर्चा हो चुकी है। क्रांति ऐसे ही व्यर्थ थोड़ी जाती, कई बार चर्चा हो चुकी है कि भाई हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के सरकार जो है वो किसको दे दी गई थी, ये मैंने आप लोगों को कई बार गा के सुनाया है। बहुत बार मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूं, है ना भाई। क्रांति बर्बाद थोड़ी गई थी, हमारी क्रांति के दौरान ही तो ये सारी बातें हुई थी। वायसराय का पद कब आया? यहां से सारी की सारी भारत सचिव का पद कब आया? 1858 में, याद है ना। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज डर गए, और डर के फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी चीजें शिफ्ट कर दी ब्रिटिश, मतलब विक्टोरिया महारानी के पास, कि साहब आप डिसाइड करो, इन कंपनी वाले जो हैं ये चीज नहीं चला पाएंगे। तो आप एक तो वायसराय बनाओ, तो विलियम बेंटिक को बना दिया गया, बेंटिक को नहीं, कैनिंग को बना दिया गया। हाँ भाई, कैनिंग ही था ना जिसको फर्स्ट वायसराय बनाया गया था। फिर कैनिंग को बना करके उससे कहा गया, बेंटिक तो गवर्नर जनरल था 1833 वाला, है ना। हाँ क्लियर। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनको थोड़ा मैच करिए, सवाल थोड़ा बड़ा है तो छोटे से पेज में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन पढ़िएगा अच्छा लगेगा। क्या पूछा गया है? निम्न को मैच करना है। क्या पूछा गया है? कंट्रोल काउंसिल, ये जो है ना, अपन को याद हो तो डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल, वो दो तरह के ग्रुप बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, है ना, और एक कंट्रोल करने के लिए एक डायरेक्टर, मतलब बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कंट्रोल काउंसिल जो थी, क्या उसको कौन सी उसमें स्टेब्लिश किया गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ?
एस्टेब्लिश इंग्लिश मिशनरी अलाउड टू वर्क इन इंडिया, कौन से में हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये कब हुआ? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मैंने एक एक चीज पढ़ाई है, मैंने एक एक चीज पढ़ाई है। करें एलिजा एमपी, यदि याद हो तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, एलिजा एमपी बनाया, फिर मैंने बताया कि थोड़ी गलती रह गई तो इसको सुधारा गया। कर दे, सोच लो आराम से, बड़ा सवाल है, आराम से देख लो। पहली चीज इस तरह से याद करना, भाई एलिजा एमपी, एलिजा एमपी की वजह से परेशानी हुई, फिर संशोधन आया, संशोधन आया, उसके बाद में फिर चीन और चीनी को छोड़ करके बाकी सारे कार्य जो हैं इस वाले एक्ट में आ गए थे। ईसाई मिशनरी वाली बात परमिशन मिल गई थी, फिर इसके बाद में 1 लाख रुपया दिया गया था, फिर अंत में जाकर के आईपीसी का निर्माता आया था। ये सारी बातें इसी में है, सारे क्रम में। कर दूंगा एक्टिवेट, लो मैंने आंसर कोई भी नहीं बोला है, मैंने सारे के सारे पॉइंट बोले हैं, तो इसलिए ये मत कहना मैंने हिंट दिया है। मैंने सारी बातें बोली है, लेकिन ये थोड़ी बताया किस में क्या था, इसीलिए देख लो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया जिसको जितना आता था। करें एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली चीज 1773 का जो एक्ट था वो क्या था? रेगुलेटरी एक्ट था। रेगुलेटरी एक्ट में क्या आया था मेरे प्यारे साथियों? रेगुलेटरी एक्ट में आया था कि भाई एक एलिजा एमपी होंगे, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता कोर्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, जिनको कहा गया था कि एक्सक्लूसिवली वो कलकत्ता वाले लोगों की तो बातें सुनेंगे ही, बाकी इंडिया के कहीं और से लोग आए तो आपसी सहमति से यहां आके डिसीजन करवा सकते हैं। तो कोर्ट 1773 हो चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है बी के साथ वन होगा, बी के साथ वन होगा तो ये ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन से सारे हो गए। अच्छा, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं और पॉइंट्स की, जैसे काउंसिल, कंट्रोल काउंसिल, तो आपको मालूम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे पहले, लेकिन बाद में फिर क्या किया गया? 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो फिर एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। कहां पर की गई? ब्रिटेन के अंदर की गई, जिसमें 6 सदस्य बिठाए गए, जिसमें से एक व्यक्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर भी था, जो वित्त मंत्री था, उस तक को इसमें बिठाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, है ना। चलिए तीसरा क्या है? इंग्लिश माइनॉरिटीज अलाउड टू वर्क इन इंडिया, मिशनरीज, मिशनरीज 1813 में इंडिया आई थी फर्स्ट टाइम। 1813 में ही चीन और चीनी के एक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार के रास्ते भी ब्रिटेन से आने वाली सभी कंपनियों को दे दिए गए थे। तीन प्रमुख कार्य कौन से थे? 1 लाख की इंग्लिश, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे, ईसाई मिशनरियों को यहां पर आने की इजाजत दी जाएगी, इसके साथ चीन चीनी को छोड़ करके बाकी सारे व्यापार पर, मतलब सभी लोग आकर के व्यापार कर सकते हैं, है ना। और अगले 20 साल का इनको परमिशन मिल गया। ये कौन सा था? 1813 था। फिर 1833 आया, 1833 में मैकाले कमीशन आया। ये वही वाला मैकाले है साथियों जो कि बाद में लॉ बनाने के लिए आया, इसी के दिए द्वारा दी हुई जो आईपीसी है, जो 1860 में संसद के द्वारा स्वीकार की गई, 1862 में लागू हुई इंडियन पीनल कोड, ये वही वाला मैकाले है जो 1833 में आया था, ठीक है ना। हाँ 1862 में जाकर के फिर वो लागू हुई थी, 60 में वो हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो ये कब आया था? 33 में आया था साथियों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ। अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए लॉ कमीशन टू कोडिफाई इंडियन लॉज इन इंडिया? ये देखिए, अब तो इस सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे। मजा आ रहा है? अरे थम्स अप कर दो यार, मतलब हिस्ट्री जो है सवालों के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं तो भी आनंद आ रहा है यार, है कि नहीं? क्वेश्चन करने में फील आ रही है ना? विद्यार्थी कह रही हैं मजा कहां आ रहा है सर, कुछ भी नहीं आ रहा है। बेटा पढ़ के आना था। देखो मैं पहले ही एक दिन पहले ही टाइटल बता देता हूं, जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूं, है ना। आईपीसी, भारत में आज तक जो आईपीसी चली आ रही है वो आईपीसी मैकाले के द्वारा ही दी हुई है, ठीक है ना।
हाँ, मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में बोला था पढ़ाने के लिए, आज मैं स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा यार अपनी, फिर से खोजनी पड़ेगी, मैं लेके आऊंगा, लास्ट में मुझे याद दिला देना। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, बेचारी इतनी पतली सी हुआ करती थी। हाँ जी, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष अनिर्वाचन पद्धति कौन से एक्ट के द्वारा लाई गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथियों। अच्छा प्रश्न है, आंसर करिए। प्रत्यक्ष अनिर्वाचन पद्धति भारत में सबसे पहली बार कब लाई गई थी? फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। और मैं बताऊं आपको, ये पॉइंट मैंने कई बार आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि देश और दुनिया में निर्वाचन की जब भी बात आती है तो इंडिया में निर्वाचन की शुरुआत के लिए इस पॉइंट को पढ़ा जाता है। बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, 1892, ठीक है ना। 1892 में मेरे प्यारे साथियों, देखिए कॉमन सेंस की बात है, यदि ये सवाल आप करना चाहते ना तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। कैसे? कि अंग्रेजों ने अभी तक अपनी काउंसिल में बिठाने के लिए लोगों को परमिशन दी ही थी। 1861 तक तो लोगों को बैठने की इजाजत दी थी कि हाँ भाई तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाना टाइप से, हैं। अब धीरे धीरे लोग चाहते थे कि हम लोग निर्वाचन में पार्टिसिपेट करें। तो अभी भी निर्वाचन कैसा था? आप पैसे वाले लोग हैं तो ही वोट दे पाएंगे। भाई साहब, आज जिस वोटिंग की हम कद्र नहीं करते ना, वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन हम पार्टी मनाने कहीं चले जाते हैं। भाई साहब, इंडियंस ने इस चीज को भी बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा अधिकार है जिसका हम उपयोग नहीं करते, वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना। इस अधिकार को इंडियंस को इस प्रकार दिया गया कि 18 साल से ऊपर का हर वयस्क मताधिकार कर सकता है। आज भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के पास ही है, एलिट क्लास के पास ही है, ठीक है, हर किसी के पास नहीं है। चलिए आगे सवाल चलते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इधर सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का इसने समापन कर दिया, व्यापारिक गतिविधियों का, यानी कि अब ये व्यापार बिजनेस नहीं करेगी। दूसरा, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को बदल करके, क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, चेंजिंग द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी इन द काउंसिल टू द डेजिग्नेट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ भाई, हमारे यहां पर जो प्रमुख था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रोवाइडिंग ऑल पावर ऑफ लीगल पावर टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन एंड एज लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, एक इंडियन को गवर्नर जनरल काउंसिल में नियुक्त कर दिया गया। कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। इंडियन को गवर्नर जनरल काउंसिल में नियुक्त कर दिया गया, कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। लॉ के अंदर इंडियन को नियुक्त कर दिया गया, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 1833। असल में पता है, पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें एक शब्द है मोनोपोली, मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। अब ये क्या, थोड़ा टाइपिंग एरर थी, तो मैंने कहा कि डी तो आप आसानी से कर देंगे, तो जिन्होंने ए किया है ना, मैं उसको भी सही मान ले रहा हूं, जिन्होंने ए किया है उसको भी मैं सही मान ले रहा हूं, क्योंकि ये मोनोपोली समाप्त की गई थी, एक अधिकार, व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया था। व्यापार करने की मना थोड़ी थी, व्यापार तो करना ही था, व्यापार के लिए तो आया था वो। तो ए जो है ना, उसने बिजनेस एक्टिविटीज को बंद नहीं किया, मोनोपोली को बंद किया था। 1813 तक जो है ना, कल भी मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको मालूम हो तो मैंने आपसे कहा था 1813 में चीन और चीनी को छोड़ करके बाकी सारा व्यापार जो है वो पूरा की पूरा एक अधिकार समाप्त कर दिया था। 1833 में पूरा एक अधिकार समाप्त हो गया था, है ना। तो ये मोनोपोली एंड हुई थी, इस शब्द को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोनोपोली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आखिर में तो मेरे को मालूम ही है, मैंने आपको लार्ड मैकाले कहा था यार, इतनी देर से मैकाले मैकाले चिल्ला रहा हूं, फिर क्या लोड होना इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली इंडियन ट्रेड वाज अबॉलिश्ड बाय द चार्टर एक्ट 1853। Under the Government India Act 1858, British Parliament fully abolished East India Company and took the responsibility of direct rule in India. इनमें से कौन सा कथन सही है, यह पूछा जा रहा है। हाँ जी, इसमें से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है। तो एक्चुअली क्या है यार, ये
शब्द के मीनिंग इस प्रकार से लिख दिए जाते हैं कि जो पूर्णतया सत्य नहीं होते। हाँ, आप में से जो लोग आंसर निकाल रहे हैं ना मुकेश भाई, वो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, पर पॉइंट क्या है, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सही से रिफ्रेन कर देता हूं, रिफ्रेम कर देता हूं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको इनमें वन वाला पॉइंट तो इजीली एक्सप्लेन्ड है, मतलब समझ में आ रहा है। टू वाले पॉइंट में इन्होंने क्या कर दिया जल्दबाजी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट फुल्ली अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। कंपनी को खत्म नहीं किया, कंपनी तो अब तक खत्म नहीं हुई है, कंपनी तो आज भी कंपनी तो आज तक वैलिड है ना। तो मतलब कंपनी का रूल, अब मैं यहां पर वही चीज है उसमें कौन सा, अगर मैं इसको एज इट इज रूप में पढ़ने के लिए कह देता हूं तो फिर यार ये एज इट इज ही पढ़ करके कर दो। आप एक काम करो, इस सवाल को जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही पढ़ के सॉल्व कर दो अभी, फिर मैं इसके अंदर आपको चीज पढ़ा दूंगा। मतलब आप मेरी दुविधा समझ गए ना, एक छोटे से सवाल के कारण सारी चीजें खत्म हो गई। अब समझो, इस पूरे पॉइंट को समझना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ लेकिन मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, रुक जाओ लोड मत लो। पहला वाला पॉइंट तो एकदम क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनिए। पहले वाले पॉइंट में तीन चीजें याद करनी थी, 1813, 1833, इन दो में ही सारा की सारा काम खत्म हो गया, मानी कि मोनोपोली 1833 में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो पहले वाला पॉइंट तो गलत हो चुका, वो तो हमको पहले ही समझ में आ गया, ये बात तो समझ में आ गई, थम्स अप कर दो। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट पे क्या लिख रहा है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट फुल्ली अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। जी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी किसी इंडियन ने परचेज करी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी तो अब तक एग्जिस्ट करती है, ये उसके हाथ से पावर ले ली गई थी, उसका शासन समझ खत्म कर दिया गया था, उसके हाथ से पावर लेकर के महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था। पूरा की पूरा स्टेटमेंट सही है ये सेकंड वाला, बस इसमें एक जगह वो रूल लिखना भूल गया, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने गलत करना पड़ा, ताकि आप लोग कुछ गलत ना समझ लें। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया गया था। अरे थम्स अप करो, कुछ समझ में आ रहा है। इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने इस स्टेटमेंट को आप सही से समझ लें, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। आ गई बात समझ में? अगर इसमें रूल शब्द आ जाता तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। सब सवाल को बनाया भी इसी इंटेंशन के साथ गया था कि बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन थोड़ी भी तथ्यात्मक त्रुटि जो है ना, वो गलत कंसेप्ट ना सिखाए, इसलिए मैंने एज इट इज जो लिखा है उसी के आधार पर आपको सवाल करने के लिए कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिबेट द बजट। अब आप सोच के देखो, आज हम बजट पर चर्चा करते हैं, बजट पर चर्चा करके कई जगह तो विधायकों की कुटाई भी हो जाती है, तो वो कौन सा था जिसमें हमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? कौन सा एक्ट था जिसमें हमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? बजट पर बहस के दौरान ही तो कुटाई जैसी प्रथाएं चल रही हैं। है ना? हाँ भाई, क्योंकि यही था 1892 में जिसने चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया हम लोगों को, इसके बाद बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। भैया कुटाई कतई सही नहीं है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हाँ जी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज जस्टिफाइड इन द सेंस दैट प्रोवाइड कंप्लीट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम, कंप्लीट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम दिया था। इसने क्या किया था पढ़ लीजिएगा। दूसरा, द लेजिस्लेचर वर गिवन फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, विधान परिषद को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इतना अच्छा हो जाता तो हम तभी आजादी मान लेते। अंडर द सर्कमस्टांसेस बाय एक्सेप्टिंग द लिबरल इलेक्टोरल सिस्टम द लेजिस्लेटर एक्सेप्टेड सम कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति अपनाई गई, पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों का
कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा कथन यहां पर सही है? हाँ जी, लीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह को आपने पढ़ना है, सुन करके आंसर देना है। वेरी गुड। फर्स्ट दो तो भाई साहब हो ही नहीं सकते थे, फर्स्ट दो तो हो ही नहीं सकते थे। और जो डी वाले हैं ना, ये देशभक्त हैं। देशभक्त मतलब बोले नहीं गुरुजी, ये भी कहां दिया था इन लोगों ने। ये वो हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल जिन्होंने फील करके पढ़ रखा है। नहीं था गुरुजी, कुछ नहीं था। मतलब ये तो वो है कि यही सवाल अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ लूं कि भाई आज ऐसा है कि हमारे यहां पर स्वतंत्रता है, तो ये करके आएंगे नहीं है स्वतंत्रता, कहां है। ये मतलब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। हम किताबी तरीके से चल रहे हैं, तो किताबी तरीके से चल रहे हैं तो उसका हम आंसर कर रहे हैं। किताब कहती है कि इस समय इन लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तो वो था क्या? ताकि लोगों की जो चर्चाएं हैं वो बाहर आ सके। लोगों की चर्चाएं बाहर आ सकें, तो बाहर आने से लोगों को पता चले कि अच्छा क्या चल रहा है ना। तो बहस से सरकार थोड़ा सख्ते में आई। फिर इनडायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम शुरू हुआ। वोटिंग से शुरू हुआ तो फिर लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि चुन के भेजे जाने लगे। भले ही वो रईसों ने भेजे, लेकिन थे तो इंडियन। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें ऐसी होने लगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों। विद रेफरेंस टू द सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्टेड बाय द चार्टर एक्ट 1853। बहुत ही प्यारा सवाल है। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा आईसीएस परीक्षा की खुली भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। नंबर एक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज हेल्ड इन इंडिया। जो इंडिया में परीक्षाएं होंगी उनके लिए एक सेपरेट सिस्टम डेवलप करने की बात की गई। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि आप गलत करेंगे, इसे कर ही दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये तो हम 1853 आपको बता ही चुके थे। 33 में चर्चा की गई, 53 में ला दिया गया, और फिर इंडिया के लिए इंडिया में ही कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर दिनकर राव वाज फर्स्ट वन ऑफ द 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटेड टू द वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ भाई, 1861 में मिनिमम 6 और अधिकतम 12 लोग अपॉइंट करने थे, नॉमिनेट करने थे। उनमें से कहा जा रहा है कि जो 3 किए गए थे शुरुआत में, उनमें से एक का नाम सर दिनकर राव था। In this act, provision has been made for the establishment of separate legislative council for the province of Punjab. पंजाब प्रोविंस के लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहां पर बातचीत की गई थी, ऐसा आप लोगों से सवाल में पूछा जा रहा है। कौन सा कथन यहां पर सही है? अगर आपको आता है तो बताएं, अदरवाइज इसे एज ए इंफॉर्मेशन लर्न कर लें। एज ए इंफॉर्मेशन इसे लर्न कर लें आप। ठीक है, पंजाब के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो यहां पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, द वायसराय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, जिनके अंदर किंग ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ठीक है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अंतर्गत न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नेफा, है ना, जो आपके पाकिस्तान में है, और पंजाब के लिए। 3 जगह के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है ना, 3 लोग नॉमिनेटेड किए गए थे। अब सोच लो कितने बड़े बड़े लोग थे। इतने बड़े बड़े लोगों को नॉमिनेट किया गया था। किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला पैग वाले, सर दिनकर राव। ठीक है, तो इतने सारे लोग जब नॉमिनेट कर दिए गए थे तब जाकर के ये काम हुआ था। आखिरी 2 सवाल और कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया। हाँ भाई, निम्नलिखित चीजों के बारे में विचार करिए जो संवैधानिक सुधार थे। क्या है? इस अधिनियम के तहत कौन से अधिनियम की बात हो रही है? 1853। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। जाति धर्म के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया।
इस अधिनियम के द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे रूप में सम्मिलित किया गया था। देखिए, आपको यदि याद हो ना, 1773 में 4 आए थे, 1784 से 3 चले आ रहे थे, 1833 तक 3 ही थे, 1833 में फिर मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको आंसर देना है, बताइए। करें? हाँ जी, 1833 वाला जो एक्ट था ना साथियों, उसने भारत के अंदर जो भी जातीय आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है उसकी मना कर दी थी। यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1833 में ही बंद हो गया था। अच्छी बात है। फिर सर लॉर्ड मैकाले का क्या हुआ? मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था गवर्नर जनरल के अंदर, लेकिन वो जो काउंसिल थी ना, वो गवर्नर जनरल +3 थी। उसका मतलब था लॉर्ड मैकाले वाज द फोर्थ पर्सन। दोनों में अंतर है। इधर सुनिए साथियों, यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, यानी कि 1+4 हो गया, जबकि कुल टोटल 4 हुए अब, और टोटल 4 में लॉर्ड मैकाले वाज द फोर्थ, है ना। मैकाले चौथा सदस्य तो था, लेकिन काउंसिल का नहीं, कुल मिलाकर के, यानी पहले 1+2 और उसके साथ एक चौथा, ये लॉर्ड मैकाले था। इस बात को अगर समझना हो ना कि ये नंबर्स का क्या गेम है, इसके लिए आप एक बार स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िएगा। मैं आपको पूरी स्पेक्ट्रम के अंदर वो पॉइंट बताता हूं कहां कहां दिए हुए हैं। आखिरी सवाल कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी का पद क्रिएट किया गया था? जल्दी से आप इसको कर दो, मैं आपके लिए स्पेक्ट्रम लेके आ रहा हूं। हमारे जमाने वाली स्पेक्ट्रम ऐसी होती थी, अभी तो काफी ज्यादा चिथड़ी हुई हालत में हो गई है, ठीक है। तो हमारे जमाने वाली अब तो भाई साहब खा पी के बहुत मोटी हो गई है स्पेक्ट्रम। हाँ, हिंदी में ही है, मैंने हिंदी वाली खत्म करी है, नोवेल जैसी लगती है ये बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है साथियों, बकायदा समय के साथ साथ सारा इसमें वो दिया हुआ है। अब हमारी पुरानी वाली में, तो नई वाली का तो पता नहीं है, पूरा इसके अंदर जो भी कानून वगैरह आए उन सबको यहां पर मेंशन ईयर वाइज किया गया है। और सबसे बढ़िया चीज मुझे इस किताब की क्या लगती है कि क्लास के खत्म, चैप्टर के खत्म होने के बाद में ये एक बॉक्स बनाती है, और उस बॉक्स के अंदर ये सारे की सारे जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें लिख देती है। जैसे ये भारत परिषद अधिनियम है, शायद आपको दिखाई दे जाए, कुछ ज्यादा ही रंगीन हो रखा है, काफी सारी नहीं आती है, भारत स्पेक्ट्रम एक ही आती है भाई, है ना। ये अहीर अहीर करके हैं कोई, अब इनका नाम तो मिस हो गया, प्रथम पन्ने पे हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें देखिए साथियों, है ना, इसमें होली खेल रखी है पूरी की पूरी। अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो एक शब्द मेंशन्ड है, और ये उस जमाने की लिखी हुई व्यवस्था है, पढ़िए। 1892 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, 1892 से ऊपर देखो क्या लिख रहा है। इससे पहले 1853 एक्ट के अनुसार 1+4+6 की व्यवस्था थी। अब देखो नंबर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, 4 सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, 1+6+4 अब हो गए 10। नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये नंबर्स पढ़ने के लिए ना आप सिस्टम से पूरा चैप्टर उठा के पढ़ना, ये पूरा की पूरा सीक्वेंस में, ये 1892 है,
1892 से पहले का जो है ना, 1858 वाला जो पूरा की पूरा सुधार है, उसको पढ़ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं वो भी, 1861 दिखाता हूं। तो होगा क्या कि आप लोग है ना, जब हिस्ट्री को समझने लगोगे ना तो ही आनंद है, अदरवाइज फिर फीलिंग नहीं है यार। कल हम क्या करेंगे ये जान लो अभी। कल हम लोग इस समय पर जो ये है ना धर्म सुधार आंदोलन है, चैप्टर का नाम बता देता हूं मैं आपको। पन्ने ही उड़ गए यार हमारे, तो फ्रंट पेज चूहे खा गए सकते हैं। बेटा पेज नंबर अब काम नहीं करेगा आप लोगों के, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है वो नया आ चुका है बुक, और वो बहुत ही अच्छा हो चुका है किताब, मुझे पता चला है। कल हम पढ़ेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है बेटा। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कल पढ़ेंगे, याद करके आना। इसमें वो सारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया है ये, मतलब हाँ भाई, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म जो है ना ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुक का नाम है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री। ये पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो बाकी तो खैर, और इसमें यार बहुत अच्छे से संवैधानिक विकास दिया हुआ है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है ना, ये पूरा की पूरा इसके अंदर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। फिर अंत में हम लोग इसके गवर्नर जनरल भी पढ़ेंगे। अभी तो काफी दिन चलने वाला है हिस्ट्री, शिक्षा के अंदर क्या क्या विकास हुआ सब कुछ पढ़ेंगे अब इसमें, मजा आ जाएगा, आप चिंता मत करो। बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें कराऊंगा मैं आपको इसमें, बस आप पढ़ लो। अगर कोई बच्चा इस समय पे हिस्ट्री रिवाइज करता हुआ हुआ ना, तो उसको बहुत फायदा होना तय है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। और भाई ये समझ लेना, जिस भी बच्चे को मैं वो वाली चीज दिखा दूं आप लोगों को एक बार के लिए, रुको, वो जो है ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जो किताब वाली बात है ना वो मैं दिखा देता हूं, वो आपको बहुत फायदा करने वाली है यार, कि किताबें कौन कौन सी आ रही हैं, क्या कुछ है। रुको 1 मिनट, 14 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको क्या मिल सकता है। रुको 1 मिनट, 2 2 लैपटॉप ऑपरेट करने पड़ रहे हैं आजकल भैया, हाईटेक हो गए हम भी, हल्के में मत ले लेना। रुको, हाँ स्कोर बोर्ड भी दिखा रहा हूँ, लोड मत लो यार। क्या क्या करूं, एक इंसान है, इतनी सारी मल्टीटास्किंग चल रही है, थोड़ा तो अप्रिशिएट करो इस चीज को। हाँ भाई, ये है आपके लिए अल्टीमेट सरप्राइज, 20 किताबें हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपए है, विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, यदि 14 तारीख तक आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन सोच रहा है इन दिनों लेने की, रेफरल कोड अंकित 10 लगाओ, कोर्स को परचेज कर लो। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको किताबें भी मिलेंगी, 20 किताबें, ठीक है। और वो यूपीएससी के अंदर पूरी तरह करंट अफेयर से अपडेटेड होंगी। ये जितनी भी है ना आपकी किताबें जरूरी, वो सारी की सारी जो अनअकैडमी ने पूरी तरह तैयार करवाई है विद एक्सपर्ट्स। लेकिन आपको ये किताबों का पैसा 14 अप्रैल तक परचेज करते हो तो नहीं देना पड़ेगा, बाद में इन किताबों के भी पैसे ऐड हो जाएंगे, अगर चाहिए होंगे तो कोर्स के रूप में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अंकित 10 रेफरल कोड लगाओ, क्लास परचेज कर लो भैया। और बात करें एसएससी की, यूपीएससी में मेरा कोर्स करंट अफेयर चल रहा है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, 2021 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ा रहा हूं। और पुरानी जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई है, जैसे मैं पॉलिटी, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी जो खत्म करा चुका हूं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर शुरू कराऊंगा तब भी आपको वापस नए वाले बैच मिल जाएंगे, है ना। तो इसको ले लो, अंकित 10 रेफरल कोड लगा के। ईएमआई ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं क्रेडिट कार्ड के साथ में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं आपको एक बार स्कोर बोर्ड और दिखा देता हूं, नहीं तो बच्चे नाराज और हो जाएंगे। AK गौतम टॉप किए हैं, जामने, जयश्री, पूनम, प्रीति, राहुल, शालू, शिवानी, श्वेता और सोनम, ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं। आज की क्लास में जो भी बच्चा 11 सवाल से ऊपर सही कर गया, उसने पढ़ाई की थी, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना। हाँ जी, 17 अप्रैल को गुरुजी एक सेशन के लिए ये बेस्ट होगा, कोई पढ़ाई नहीं। हाँ ठीक है। चलिए क्लियर बेटा,
हाँ भाई, एक विद्यार्थी कह रहे हैं, निशिता बेटा आज सुबह ही पढ़ाई है मैंने कितने अच्छे से, वो देखती ना आप, मॉर्निंग मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ाई है। एक विद्यार्थी ने जो है वो स्पेक्ट्रम की फोटो खींच के भी भेज दी है, बोले सर सच में मोटी हो गई है। अरे बहुत अल्टीमेट किताब है, जरूर पढ़ना यार इसको, मतलब इसको नहीं पढ़ा तो आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, मतलब मेरा कंसर्न तो ये है। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल सारे बनते ही इससे हैं। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इवनिंग में आज कोरोना वैक्सीन के लिए जरूर सुनने आना 7:30 बजे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।